छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जो है छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले पर्व दिया हुआ है, ये इस तरफ पर्व दिया हुआ है और किस महीने में मनाया जाता है वो इस तरफ दिया हुआ है। तो आपको जो है जोड़ी मिलाना है। तो देखिएगा, पहला दिया हुआ है हरेली, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय पर्व है। इसको हम मान सकते हैं लोकप्रिय पर्व, और छत्तीसगढ़ के लोगों का यह पहला पर्व है। मूलतः यह किसानों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। छत्तीसगढ़ का पहला पर्व इसको माना जाता है, ध्यान रखना। तो कब मनाया जाता है भाई हरेली? तो ये श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या, श्रावण को हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? सावन। क्या कहते हैं? सावन। तो इसको कई बार सावन अमावस्या भी लिख दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सावन या श्रावण। तो हरेली जो है श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसको हरेली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन जो है किसान अपने कृषि यंत्रों की पूजा करता है। कृषि यंत्र उपकरण, इससे क्या मतलब है? जो भी उसके हल हो गए, रापा, फावड़ा, कुदाली, ये सब जो है किसान के यंत्र उपकरण होते हैं, तो इनकी वह पूजा अर्चना करता है हरेली के दिन। तो हरेली श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। पोला, पोला कब मनाया जाता है भाई? तो ये भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। भाद्रपद को हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? भादो। जो मतलब लोकल लैंग्वेज में इस तरह से भादो अमावस्या के दिन पोला मनाया जाता है, या फिर भाद्रपद अमावस्या के दिन। इस दिन क्या होता है? ये भी कृषकों से संबंधित पर्व है। तो इस दिन जो है किसान भाई बैलों की पूजा करता है और बैल दौड़ का आयोजन भी होता है। उसके बाद दीपावली एक ही रह गया ना, कार्तिक अमावस्या। अभी दीपावली आने वाला है, तो जो दीपावली है ये कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान में रखना कि ये जो तीनों पर्व है ना, ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हिंदी के जो महीने होते हैं उसमें दो पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और उसमें पूर्णिमा और अमावस्या का भी काफी महत्व होता है। अमावस्या जिस दिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता है, मतलब कि रात के समय पूरी तरह से अंधकार होता है, आसमान में जो है तारे वगैरह अच्छे से दिखते हैं, लेकिन चांद उस दिन नहीं दिखता है, तो इसको अमावस्या कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसको अंधारी भी बोला जाता है। अंधारी, लोकल जो लैंग्वेज है उसमें अंधारी भी इसको बोला जाता है। वहीं जो पूर्णिमा होता है, जब चांद पूरा गोल होता है ना, जब पूरा दिखता है चांद, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा, या उसको पूनम की रात, या हमारे छत्तीसगढ़ में ना पूर्णिमा के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, पुन्नी। पुन्नी, काफी सारे स्थानों में माघ पुन्नी का मेला लगता है ना, जैसे राजिम में लगता है माघ पुन्नी का मेला, वो माघ पूर्णिमा को लगता है। तो पूर्णिमा को क्या कहते हैं? पुन्नी, ध्यान रखना। और अमावस्या को अंधारी या अंधियारी। तो ये चीज भी आपको पूछा जा सकता है। और कौन कौन से पर्व अमावस्या के दिन मनाए जाते हैं, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हरेली, पोला, दीपावली, ये सब जो है कब मनाया जाता है? अमावस्या के दिन, लेकिन अलग अलग महीनों में। तो हम लोग अपना कूट देख लेते हैं भाई, पहले एक बार फिर से मिला लेते हैं। हरेली, सॉरी, ये हो जाएगा आपका एक, हरेली जो है श्रावण अमावस्या, पोला जो है भाद्रपद अमावस्या, दीपावली कार्तिक अमावस्या। मतलब कि 1, 3, 2, ये आपका उत्तर होगा। 1, 3, 2। तो हम लोग कूट में देख लेते हैं भाई, 1, 3, 2, तो कहाँ गया? 1, 3, 2, ये जो ब है ना, ये आपका उत्तर होगा ये। तो ध्यान रखना जो भी बातें मैंने बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष आपको बताना है। विधानसभा में टोटल 90 सदस्य हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 90 सदस्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं भाई डॉक्टर चरणदास महंत। मेरे ख्याल से ये शक्ति से चुन करके आए हैं ना, शक्ति। मैं सही हूं या नहीं ये आप लोग बताइएगा। मेरे ख्याल से शक्ति से, ये शक्ति विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। तो ये जो है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह भाई ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 2003 में, फिर 2008 में, फिर 2013 में ध्यान रखेंगे। ये जो धर्मलाल कौशिक है ना, ये वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ताम्रध्वज साहू मंत्री हैं, बताइएगा कौन सा विभाग है इनके पास?
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर चरणदास महंत। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1938 में सेवा दल का गठन किस स्थान में हुआ था? तो भाई 1938 में छत्तीसगढ़ के किसी स्थान में सेवा दल नामक संगठन का गठन किया गया था। तो ये कहाँ स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में। ध्यान रखना, खैरागढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। खैरागढ़ जहाँ पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है ना, वहीं पर। तो खैरागढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडारण सबसे अधिक है? तो भाई हमारा जो छत्तीसगढ़ है खनिज प्रधान क्षेत्र है, मतलब काफ़ी सारे खनिज यहाँ मिलते हैं। लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, बॉक्साइड मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, इसके अलावा ग्रेनाइट मिलता है और भी काफ़ी सारे, डोलोमाइट मिलता है, बहुत सारे खनिज यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो सबसे ज़्यादा भंडार किस खनिज के हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, कोयला, इसका जो है ना सबसे ज़्यादा भंडारण है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है। और कोयला उत्पादन में हमारा जो छत्तीसगढ़ है अग्रणी स्थान रखता है। मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, कभी पहले नंबर में आता है, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, ऐसे। तो कोयला जो है सबसे ज़्यादा भंडारित है हमारे छत्तीसगढ़ में। सभी खनिजों में, जितने भी खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं ना, लोहा, कोयला, ग्रेनाइट, बॉक्साइड, उनमें जो है ना कोयला सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। कर लेते हैं भाई विचार। पहला दिया है, छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना कोरबा जिले में स्थापित है। तो बिल्कुल सही कथन है। पहला जो है ये कोरबा जिले में स्थापित है। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम जो जल विद्युत परियोजना कोरबा जिले में। और किस नदी पर? तो जो हसदो बांगो परियोजना है ना, वहीं पर यह स्थापित है, हसदो नदी पर। ये लगभग 1994-95 में स्थापित हुआ था। तो पहला कथन सही है। दूसरा दिया है, सिकासार जल विद्युत परियोजना पैरी नदी पर स्थित है। जी हाँ, पैरी नदी जो कि गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है, महानदी की एक सहायक नदी है। तो यहाँ पर वर्ष 2004 में परियोजना स्थापित की गई थी, मतलब जो जल विद्युत परियोजना। तो ये भी सही है। अगला दिया है, बोधघाट परियोजना में बोधघाट परियोजना से 120 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। तो देखो, पहली बात तो जो बोधघाट परियोजना है ना, वो अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। ये अभी भी कागजों में है, अटकी हुई है। जो छत्तीसगढ़ का जो पर्यावरण विभाग है ना, उसने इसको रोके हुए है, क्लियरेंस इसको नहीं दिया जा रहा है। तो बोधघाट परियोजना अस्तित्व में नहीं आया है। बस यह परियोजना एक तरह से प्रस्तावित है, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी चल रहा है। और इसमें जो है ना लगभग 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने का प्रस्ताव है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, 120 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। भाई परियोजना ही नहीं लगा है तो विद्युत कहां से उत्पादित किया जाएगा? तो ये वाला बिल्कुल गलत है। अगर यह परियोजना लग जाता तो लगभग 300 या फिर 500 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित होता, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये जो परियोजना है ना, बस्तर क्षेत्र में लगने वाला है, जो प्रस्तावित है बस्तर क्षेत्र में लगना, लेकिन लग नहीं रहा है। अगर लग जाता है तो वहां पर काफ़ी सारा विद्युत की जो समस्या है वो हल हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ही सही है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ब। केवल कथन 1 और 2 सही हैं, बाकी जो तीसरा वाला है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, बिसाहू दास महंत कप किस खेल से संबंधित है? बिसाहू दास महंत कप, यह एक खेल प्रतियोगिता है। मैंने पिछले किसी वीडियो में महंत सर्वेश्वर दास स्मृति प्रतियोगिता के बारे में पूछा था, जो कि हॉकी से संबंधित था। तो वैसे ही बिसाहू दास महंत कप, यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, फुटबॉल से संबंधित है। महंत बिसाहू दास कप फुटबॉल से संबंधित है। यह मतलब कि फुटबॉल संबंधी प्रतियोगिता करवाया जाता है इसके तहत। अगला क्वेश्चन है, विचार करने को बोल रहा है। कुछ कथन दिया हुआ है। पहला कथन दिया हुआ है, साहित्य में छत्तीसगढ़ी भाषा व इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खैरागढ़ के दरबारी कवि द्वारा किया गया। तो बिल्कुल सही कथन है भाई। खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राव, और उनके एक
दरबारी कवि थे, चारण कवि थे, जिनका नाम था दलराम राव, कवि दलराम राव। तो उन्होंने जो है एक कविता लिखी थी अपने राजा लक्ष्मी निधि राव को खुश करने के लिए कि भाई राजा, तुम जैसा कोई राजा नहीं है इस पूरे छत्तीसगढ़ में, तुम्हारे जैसा कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं है, ऐसा उसने लिखा है। और इस क्षेत्र के लिए उसने जो है छत्तीसगढ़ कहा है, और ये छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है, ये लगभग 15वीं शताब्दी में ये लिखा गया था। अगला दिया है रामायण काल में यह क्षेत्र दक्षिण कोशल कहलाता था। बिल्कुल सही है भाई, इसको दक्षिण कोशल कहा जाता था। रामायण में ना उत्तर कोशल, दक्षिण कोशल, दो कोशलों का उल्लेख मिलता है। जो दक्षिण कोशल है वो हमारा छत्तीसगढ़ ही था। माता कौशल्या, राम जी की माता, वो दक्षिण कोशल के राजा भानुमंत की पुत्री थी। और माता कौशल्या जी का दुनिया भर में एकमात्र मंदिर रायपुर के चंद्रखुरी में स्थापित है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये सही है। अगला दिया है गुप्त काल में बस्तर क्षेत्र महाकांतर के नाम से जाना जाता था। भाई ये भी बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में साफ साफ लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने महाकांतर के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ के लिए कोसल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो, रामायण काल में दक्षिण कोसल बोला जाता था, लेकिन गुप्त काल में खाली कोसल कहा गया है, मतलब आगे जो है दक्षिण नहीं लगाया गया है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, गुप्त काल में कोसल कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, और बस्तर को कहते थे महाकांतर। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से क्या दंतेवाड़ा जिले में नहीं है? भाई दंतेवाड़ा जिला जो कि बस्तर संभाग का एक जिला है, और इसका गठन कब हुआ था? तो 1998 में इसका गठन हुआ था। ये बस्तर जिले से अलग होकर के बना था। इसका आधिकारिक नाम, अगर आप इसके वेबसाइट में जाएंगे, सरकारी वेबसाइट में, तो वहां आपको नाम मिलेगा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ये जो है इसका आधिकारिक नाम है, ध्यान रखेंगे। 2003 में इसका आधिकारिक नाम जो है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा किया गया। वहीं जो कांकेर जिला है उसका आधिकारिक नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। ध्यान रखना, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो देखते हैं भाई क्या दंतेवाड़ा जिले में नहीं है। मामा भांजा मंदिर बड़ा ही फेमस मंदिर है। मामा भांजा मंदिर कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण मामा और उसके भांजा जो भांजा को कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, दोनों ने मिलकर बनाया था। इसी कारण इसको मामा भांजा मंदिर कहा जाता है, जो कि दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है। बारसूर जो कि नागवंशीय राजाओं की राजधानी हुआ करती थी किसी समय में, तो यहाँ पर स्थित है, मतलब ये दंतेवाड़ा में है। बत्तीसा मंदिर ये भी बारसूर में है भाई, मतलब दंतेवाड़ा में है। ढोलकल का गणेश प्रतिमा, ढोलकल ये जो है ना, आप अगर सर्च करेंगे गूगल वगैरह में तो आपको देखने को मिलेगा। गणेश जी की एक काफ़ी पुरानी प्रतिमा है जिसको नागवंश से संबंधित माना जाता है, और ये भी जो है दंतेवाड़ा जिले में ही प्राप्त हुआ है। ये जंगल में एक बड़े से चट्टान के ऊपर में स्थापित है गणेश जी की प्रतिमा। जैसे बारसूर में भी है ना एक गणेश प्रतिमा, वो तो ठीक ठाक ढंग से संरक्षित की गई है, लेकिन जो ढोलखल का गणेश प्रतिमा है ना, वो अभी अभी उसको ध्यान दिया जा रहा है। तो ये भी जो है मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, ढोलकल का गणेश मंदिर, ये तीनों जो है दंतेवाड़ा जिले में है। लेकिन नारायण पाल का नारायण मंदिर ये कहाँ पर है भाई? तो ये बस्तर जिले में है। बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात है ना, उसके निकट स्थित है नारायण पाल का नारायण मंदिर, जो कि बस्तर के नागवंशीय शासकों द्वारा 11वीं सदी में बनाया गया था। 11वीं शताब्दी में इसको जो है बनाया गया था। किनके द्वारा? नागवंशीय शासकों द्वारा। देखो, बस्तर क्षेत्र में जो भी पुराने मंदिर हैं, स्थापत्य कला के जो भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे ना बस्तर क्षेत्र में, अधिकतर नागवंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया है। चाहे वो नारायण पाल का नारायण मंदिर हो, या फिर बारसूर के जितने भी मंदिर हो, चाहे वो मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, या फिर चंद्रादितेश्वर मंदिर, चंद्रादितेश्वर तालाब, ये सब जो हैं नागवंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखेंगे। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस्तर के किन शासकों ने स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण कला, इनमें विशेष रुचि दिखाई, तो वहां आपको टिक करना है नागवंशीय शासक। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नारायण पाल का नारायण मंदिर, जो कि बस्तर जिले में है। ये चित्रकूट जलप्रपात के निकट स्थित है। इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर बसा है यह मंदिर।
जो कि नागवंशीय शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में नियुक्त अंतिम जिलेदार कौन था? तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों ने लगभग 100 वर्ष तक शासन किया। तो इस बीच जो है ना, उनका जो शासन के जो तरीके थे उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। मराठा शासनकाल को जो पहला वाला काल था ये लगभग 1757 से लेकर के 1787 तक चलता है, जिसमें मराठों ने प्रत्यक्ष छत्तीसगढ़ में शासन किया, जिसमें बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के शासक हुए। उसके बाद 1787 से लेकर के 1818 तक छत्तीसगढ़ में मराठों ने सूबेदारों के माध्यम से शासन किया, जिसको हम छत्तीसगढ़ में सूबा शासन कहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। इसके बाद 1818 से लेकर के 1830 तक छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, या कहना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, क्योंकि नागपुर के भोसले शासकों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। जो नागपुर का भोसला शासक था रघुजी तृतीय, वह अल्पवयस्क था, बड़ा नहीं हुआ था, छोटा था, तो उसके संरक्षक के रूप में ये लोग जो है नागपुर में शासन करते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी 12 साल 1818 से लेकर के 1830 तक। इसके बाद समय आता है 1830 से 1854 तक का। तो इस बीच जो है छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन स्थापित होता है, और इस बार जो है छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्ति की जाती है। किनकी नियुक्ति की जाती है भाई? जिलेदार। मतलब कि पूरा जो छत्तीसगढ़ है उसको एक जिला मान लिया जाता है, और यहाँ पर जिलेदार नियुक्त किया जाता है। प्रथम जिलेदार था कृष्णा राव। पहला जिलेदार कौन था? कृष्णा राव, यहाँ पर आ की मात्रा लगेगा। और अंतिम जिलेदार पूछा गया ना, अंतिम जिलेदार कौन था? तो गोपाल राव। ये जो है अंतिम जिलेदार था 1854 में, जब छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में विलय हो जाता है, तो इसी गोपाल राव ने ही सत्ता अंग्रेजों को सौंपी थी। जो कैप्टन चार्ल्स सी इलियट, ये छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर बनकर के आया था ना, चार्ल्स सी इलियट, तो गोपाल राव ने चार्ल्स सी इलियट को सत्ता सौंपी 1854 के बाद। ये लगभग 1855 में आता है। तो 1854 में जो है सत्ता जो है अंग्रेजों को चली गई थी। तो गोपाल राव ध्यान रखना। पहला कौन था? कृष्णा राव। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं भाई। पहला दिया हुआ है 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन का प्रभाव तत्कालीन छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा। तो देखो, तत्कालीन छत्तीसगढ़, अगर इसकी हम बात करें तो उस समय जो है छत्तीसगढ़ का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं था। यह जो है मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत था। लेकिन भाई छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक बनावट है, जो दूसरे से खुद को अलग करता है, मतलब कि इस तरफ जो है बघेलखंड की पहाड़ियां हैं, इस तरफ मैकल पर्वत श्रेणियां हैं, इस तरफ दंडकारण्य का पठार है, इस तरफ भी छोटी मोटी पहाड़ियां हैं। तो ये जो क्षेत्र है थोड़ा मतलब एक अलग प्राकृतिक प्रदेश बनाता है। तो ये जो 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो उसका प्रभाव जो है इस क्षेत्र में पड़ा। तो ये बिल्कुल सही है। कैसे पड़ा? तो देखिएगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ में हम पढ़ते हैं ना 14 देशी रियासत, तो उनमें से उत्तरी छत्तीसगढ़ के जो 5 रियासत थे, सरगुजा रियासत, चांग भकार रियासत, उसके बाद कोरिया रियासत, जसपुर रियासत, उसके बाद धर्मजयगढ़ रियासत, तो ये 5 रियासतें पहले बंगाल प्रांत के अंतर्गत आती थी। तो 1905 में बंगाल विभाजन के तहत इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में सम्मिलित कर लिया गया, और छत्तीसगढ़ के 5 उड़िया भाषी, छत्तीसगढ़ के 5 उड़िया भाषी रियासतों को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। तो ध्यान रखना, टोटल जो है पहले भी 14 रियासत थे, लेकिन 14 में से जो 5 रियासत ऐसे थे जो उड़िया भाषी थे, उनको जो है कहाँ शामिल कर दिया गया? बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में। वहीं बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर प्रेसिडेंसी, छोटा नागपुर कमिश्नरी बोलना चाहिए, प्रेसिडेंसी नहीं, छोटा नागपुर कमिश्नरी क्षेत्र के हिंदी भाषी 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, जो जसपुर, सरगुजा, वो सबको। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो है बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींचा। बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर ये होना था। तो सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़
पंडित सुंदरलाल शर्मा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम संकल्पनाकार माने जाते हैं। अगला दिया है वर्ष 1925 रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। ये गलत है, यहाँ पर 1925 के स्थान पर 1924 होना था। ये वाली जो बात है ना, रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई, ये 1924 में हुआ था, न कि 1925 में। तो ये वाला कथन भैया आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 और 2 ही सही है, मतलब कि ब जो है अपना उत्तर होगा। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।